खम्मा गणिसा। आप सब वीडियो देखो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि लेक्चर री फीस बस आपरो सब्सक्रिप्शन है। हम चालू सा राम राम। सबसे पहले न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक शेयर करूंगी। बेसिकली ये जो भी न्यूज़ मैं कवर कर रही हूँ उन सब के लिंक होंगे जिससे डायरेक्टली आप पर्टिकुलर न्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की ओर। और ये न्यूज़ बेसिकली कल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, एक रूल बुक बेसिकली जारी की गई है जिससे कि फेक न्यूज़ है उनको कंट्रोल किया जा सके, प्लस जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग्स होते हैं, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। तो उसके लिए ही जो हमारी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगी वो बेसिकली एक एजेंसी होगी जो डिसाइड करेगी कोई भी अगर फेक न्यूज़ हो या कोई भी ऐसे आर्टिकल्स हो जो कि गवर्नमेंट की मतलब हम कह सकते हैं जो सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको अफेक्ट करें और फेक न्यूज़ है, तो इस प्रकार के आर्टिकल को किसी भी प्लेटफॉर्म से हटाने का मतलब हटाने के इंस्ट्रक्शन पीआईबी के द्वारा दिए जा सकते हैं और उसके बाद में उस पर्टिकुलर वेबसाइट से उसको हटाना पड़ेगा या फिर उस प्लेटफॉर्म से जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको वो वाली इन्फॉर्मेशन हटानी पड़ेगी। ठीक है, यही ये था। और इसके लिए ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली इसमें अमेंडमेंट किया है। जो आईटी एक्ट था, आईटी रूल्स जो थे, आईटी रूल्स जो कि इंटरमीडियरी को मतलब रेगुलेट करते हैं। इंटरमीडियरी क्या हो गए, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो वो बेसिकली इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी पोस्ट जैसे उस पर करते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर किसी को भी टारगेट करने के लिए। ठीक है, या फिर इंडिविजुअली भी पोस्ट करते हैं। तो जिन प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है वो इंटरमीडियरी कहलाते हैं। तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इसमें मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब कुछ शामिल है। एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, तो इसमें अमेंडमेंट किया है अभी 2023 में, इससे पहले 2021 वाले लागू हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या क्या बेसिकली चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। साथ में ये ऑनलाइन गेमिंग को भी रेगुलेट किया जाएगा, इससे रिलेटेड भी आर्टिकल था, इन्हीं रूल्स के द्वारा उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी चलिए हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स MEITY जो हम कहते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने नोटिफाई किया है ये आईटी रूल्स। ठीक है, और इसको मतलब गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई जितनी मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है सबको इन रूल्स से नोटिफाई किया गया है। तो इसमें अमेंडमेंट किसमें किया है, जो आईटी रूल्स 2021 है उसमें अमेंडमेंट करके और फिर ये नया वाला जो हमारे रूल्स हैं ये आए हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट 1 है उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर किया है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जैसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या होगी, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी क्या होंगे, सारी जो भी डेफिनेशंस हैं उन सबको कवर किया है। ठीक है, फिर सोशल मीडिया जो पार्ट 2 है उसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रेगुलेशंस है उनको एडमिनिस्टर किया जाएगा MEITY जो मिनिस्ट्री है हमारी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो मिनिस्ट्री है वो इसको एडमिनिस्टर करेगी। फिर पार्ट 3 है उसमें कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स हैं। किसके कोड ऑफ एथिक्स है, डिजिटल मीडिया के, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जो भी जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होता है उसको एक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट कोई करता है। कोई भी अगर ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म मतलब कोई प्लेटफॉर्म कोई ऑनलाइन कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करता है ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट को, तो उसको क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म कहते हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पार्ट 3 में। तो आई होप सो आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि इसमें क्या क्या पार्ट है, हर पार्ट में क्या चीज़ है। जैसे उसमें इंटरमीडियरी के लिए रेगुलेशंस है,
सेकंड वाली में इंटरमीडियरी के लिए रेगुलेशंस है। जो थर्ड है उसमें डिजिटल मीडिया, ओटीटी और ओसीसीपी जो है, इनके कोड ऑफ एथिक्स प्रोसीजर्स, इनकी क्या मतलब और क्या रेगुलेशंस, इनको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगी, क्या एथिक्स रहेगा, कोड ऑफ एथिक्स, क्या इनके प्रोसीजर्स रहेंगे, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। फिर डेफिनेशन जो है, जैसे इसमें किस किस की डेफिनेशन होगी, तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होगी, उनकी डेफिनेशन, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज जो होगी उनकी डेफिनेशंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डेफिनेशंस जो है वो किस में रहेगी, पार्ट 1 में। ठीक है। फिर इंटरमीडियरीज इसमें क्या बताया है, तो मतलब जो इंटरमीडियरीज हैं वो क्या नहीं कर सकते और वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होगी, तो एक फैक्ट चेक यूनिट होगी। ठीक है। और ये फैक्ट चेक यूनिट, जैसे मैंने बताया पीआईबी है, वो इसको रेगुलेट करेगा, और वो कोई कंटेंट है जो कि गवर्नमेंट की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को अफेक्ट करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है पीआईबी के द्वारा। फिर जो इंटरमीडियरीज है वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑनलाइन गेम्स जो हैं जो बेसिकली किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं या अनवेरीफाइड है। ठीक है। ऐसे गेम्स जो जैसे मनी रिलेटेड गेम्स होते हैं ना, ऑनलाइन मनी रिलेटेड गेम्स जो किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं या अनवेरीफाइड है, तो उनको होस्ट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, प्लस शेयर नहीं कर सकती इंटरमीडियरीज। ठीक है। फिर कोई सरोगेट एडवर्टीजमेंट यानी कि कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट जो रॉन्ग हो या सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तो ऐसी भी एडवर्टीजमेंट को इंटरमीडियरीज अपने प्लेटफॉर्म्स पे नहीं शो कर सकती है। ठीक है। और एटलीस्ट 1 साल में उनको जो भी यूज़र्स है, जो भी यूज़ कर रहे हैं इंटरमीडियरीज को, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसमें कोई चेंजेस हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यूज़र्स को बताना होगा। फिर कोई भी फेक या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली किस चीज़ से रिलेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई बिजनेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई फेक या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ इंटरमीडियरीज अपने प्लेटफॉर्म्स पे शो नहीं कर सकती है। ठीक है। फिर ऑनलाइन गेम्स हैं जो स्पेशली जो रियल मनी को इन्वॉल्व करते हैं, उनका वेरिफिकेशन है वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा होना बहुत आवश्यक है, मतलब वो हमेशा ही होना ही चाहिए। उसके बाद ही वो मतलब जो ऑनलाइन गेम्स है वो वेरीफाइड गेम्स पे ही मतलब वो ही लोगों को मतलब वही खेलने चाहिए, और वही इंटरमीडियरीज हैं उनको भी ऐसे ही गेम्स को अपनी वेबसाइट पे होस्ट या पब्लिश कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अगर वो वेरीफाइड है, किनके द्वारा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी द्वारा। फिर उसमें क्या क्या फीस होगी या क्या चार्जेस होंगे, या फिर जैसे अगर जो रियल मनी को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें पॉलिसी विड्रॉल की या डिपॉजिट की क्या पॉलिसी होगी, ये सारी चीज़ें यूज़र्स को स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी होगा। ठीक है। यूज़र्स शुड बी इन्फॉर्म्ड कि इस पे क्या क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड से रिलेटेड जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमारी सेकेंड न्यूज़ है वो बेसिकली रिलेटेड है, अभी आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी मीटिंग होल्ड की थी, और जैसा कि आप जानते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग साल में 4 बार होती है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है। ये रहता है, और इसमें बेसिकली क्या डिसाइड होता है, जो रेपो रेट है, रेपो रेट के बारे में डिसाइड होता है कि कितनी रेपो रेट चलनी चाहिए। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होती है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। ठीक है। बैंक्स को कोई रुपए चाहिए होते हैं तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है वो बेसिकली रेपो रेट कहलाती है। ठीक है। तो अभी आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि जो पॉलिसी रेपो रेट है वो 6.5% पे ही रहेगी, मतलब जितनी पहले चल रही थी उसी पे स्टेबल रखा है आरबीआई ने। और जनरली रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन है वो नॉर्मली कम होता है। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब रेपो रेट बढ़ती है तो क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो बैंक्स है वो डिस्करेज होंगे पैसा लेने पे, मतलब जो आरबीआई से जो बैंक्स पैसा ले रहे हैं, आरबीआई जैसे बैंक्स को जो पैसा दे रही है, तो आरबीआई जो बैंक्स है वो कम रेट पे पैसा लेंगे, मतलब वो इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा है तो वो कम पैसा लेंगे, है ना। और अगर वो कम पैसा लेते हैं बैंक्स तो उससे क्या होगा, जो आगे लोग हैं, जो पब्लिक है, वो भी मतलब डिस्करेज होगी, वो पैसा नहीं लेगी। तो मार्केट में अगर मनी सप्लाई वो कम होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल
इन्फ्लेशन है वो भी कम होता है। अब ये किसकी साइड से, ये सप्लाई साइड से, ठीक है, ये सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, ठीक है। इसके अलावा डिमांड साइड से भी इन्फ्लेशन कम किया जाता है। अब जो डिमांड साइड से इन्फ्लेशन को कम किया जाता है वो आरबीआई के हाथ में नहीं है, मतलब आरबीआई कांट कंट्रोल डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यही था। और अभी आरबीआई ने सप्लाई साइड से भी अगर हम देखें तो जो रेपो रेट है उसको स्टेबल रखा है। इसका मेन रीज़न आरबीआई ने ये बताया कि अगर वो इन्फ्लेशन को स्टेबल रखेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने से, मतलब कि सॉरी, रेपो रेट को अगर वो स्टेबल रखेंगे, रेपो रेट अगर बढ़ती है तो मार्केट में कम पैसा है ना, और अगर रेपो रेट सेम है, वो एक इंडिकेशन भी आरबीआई का है इसके लिए। जो जैसे कि अभी आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स हो गया, इसके लिए मैंने जैसे न्यूज़ बनाई थी जब ये वाली इशू चल रहा था। इसके अलावा जो यूरोप के भी कुछ बैंक है, जैसे स्विट्ज़रलैंड का स्विस बैंक है ना, उसमें भी कोलैप्स होने की कुछ न्यूज़ आ रही थी। तो इस तरीके से यूएस और यूरोपियन जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो रहे थे। तो उससे आरबीआई ये मतलब इंडिकेट करना चाहता है कि इसका इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर एज सच कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब बैंकिंग क्राइसिस इंडिया में नहीं आया है इस प्रकार के इंटरनेशनल क्राइसिस आने से। तो यही आरबीआई का था, और इसी वजह से हमारी रेपो रेट जो है वो हमने सेम रखी है 6.5% पे, ठीक है। और जो मार्च 2019 में थी वो कि वो आज की डेट में 2023 में, ठीक है। पहले वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, अभी आपने देखा होगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कंटिन्यूसली बढ़ा रहे थे, ठीक है। और कैसे वो कम किया जाता है वो भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने रेपो रेट से रिलेटेड एक न्यूज़, एक मतलब पर्टिकुलर एक आर्टिकल कवर किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब एक फिक्स न्यूज़ था जो रेपो रेट पे ही था, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर एमपीसी जो है उसका उसके बारे में बताया गया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर एमपीसी क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारा सेक्शन 45Z भी है आरबीआई का एक्ट 1934, उसमें इसको रखा गया है। और ये 2016 में ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। इसके बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 3 तो आरबीआई से ही होते हैं। जो फर्स्ट तो इसके गवर्नर रहते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, और इनको कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, कास्टिंग वोट, ठीक है। सेकंड हमारे डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। फिर थर्ड एक ऑफिसर होते हैं बैंक के जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जो इनका सेंट्रल बोर्ड होता है उनके द्वारा, ठीक है। और 3 होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आप देख सकते हैं इसमें गवर्नमेंट के भी अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं प्लस आरबीआई के भी मेंबर्स रहते हैं, और टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी में पहले जो प्रीलिम्स है उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, और उसमें ये स्टेटमेंट था कि एमपीसी के 12 मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको मतलब अचीव करने के लिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम रहता है, ठीक है। और ये 4 टाइम्स अ ईयर मिलते हैं, और 4 मेंबर्स अगर होते हैं तो वो कोरम को कंप्लीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने अभी मतलब गवर्नमेंट नोट फॉर स्पेस पॉलिसी, मतलब एक नई स्पेस पॉलिसी आ रही है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। और उसमें अभी क्या क्या इसके और डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। इसमें बेसिकली यही बात की गई है कि प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें बढ़ाया जाएगा इस नई स्पेस पॉलिसी में। और इसरो जो है, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो बेसिकली R&D पे फोकस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और जो बाकी जैसे सैटेलाइट्स को बनाना है, लॉन्च व्हीकल्स को बनाना है, रॉकेट्स को बनाना है, इसके अलावा जो डेटा कलेक्शन है वो सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेगा, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ऑल्दो हमारे पहले से भी इंडिया ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक एक हमारा PSU भी है स्पेस सेक्टर में, ठीक है। और आपने बहुत सारी न्यूज़ अभी आ भी रही थी कि कई सारे जो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स है, इवन जो US वगैरह के भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ सैटेलाइट से उनको लॉन्च किया गया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो लॉन्च व्हीकल्स तैयार किए थे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी अब प्रमोशन हो रहा है, जो PSU है वो भी इसमें आ रहे हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन भी इस पॉलिसी के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर भी है, तो ये स्पेस सेक्टर में हम कह सकते हैं कुछ PSU है,
एक तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आज की डेट में, और सेकंड अपना हो गया इंडियन, जिसको हम कहते हैं इन स्पेस, ये है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर है आज के टाइम पे, और अब और भी प्राइवेट सेक्टर है उनके पार्टिसिपेशन पे भी इस पे फोकस किया जाएगा। यही थी बस ये न्यूज़, और इसमें कोई डेवलपमेंट्स होते हैं या इससे रिलेटेड और कोई डेटा आता है तो मैं आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर अपडेट करती रहूँगी। अब ये वाला जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है बेसिकली ये बात करता है इंडिया भूटान की रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आज के टाइम पे इंडिया और भूटान जो है, आपने देखा होगा अभी जो भूटान के पीएम हैं, भूटान के बेसिकली जो किंग है जिग्मर खेसर वांगचुक, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उनसे मिले हैं न्यू दिल्ली में। रीसेंट इनकी जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में ऑल्दो मैंने पहले न्यूज़ में कवर किया था, ये एक ओपिनियन पेज पे एक एडिटोरियल, मतलब हम कह सकते हैं एक ओपिनियन पेज पे आया था। इसके अलावा एक आर्टिकल आया था कि जो भूटान और इंडिया की रिलेशनशिप है आज के टाइम पे उसको कैसे हम और इंटैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बारे में ये था। तो इसमें बेसिकली काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जैसे बताई गई है कि इंडिया जो है वो भूटान से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, और भूटान की मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो हाइड्रो पावर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इतनी जो हाइड्रो पावर है उसको इंपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और इंडिया और भूटान के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर भूटान के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि डोकलाम इशू को लेके भूटान और चाइना में कुछ बात चल रही थी, जैसे कि जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो मीटिंग होती है तो भूटान चाइना में इससे रिलेटेड जो टॉक हो रही थी उससे रिलेटेड जो भूटान के पीएम है उन्होंने कमेंट किया था कि उनके लिए चाइना और इंडिया दोनों बराबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो एक रिलेशनशिप है भूटान और चाइना की जो चेंज हो रही है, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड था कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इंडिया और भूटान की जो अर्लियर रिलेशनशिप थी वो इंटैक्ट रहे, और जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट वाली जो फीलिंग थी, एक ट्रस्ट और कंप्लीट फेथ उनमें हमेशा बना रहे। तो उसके लिए इंडिया क्या कर सकती है उसकी भी बात की गई है, प्लस चाइना क्या कर रहा है जिसको इंडिया रोक सकता है। तो अभी जैसे भूटान ने रिक्वेस्ट की है कि ऑलरेडी जो लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स है जैसे संकोश है और एक ये पुनात सांगचू प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इस पे भूटान चाहता है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और इस पे भूटान को सहयोग प्रदान करे। प्लस जो टैरिफ है, टैरिफ ऑन चुंखा, ये मतलब बेसिकली इंडिया भूटान के साथ में हाइड्रो पावर से रिलेटेड डील करता है तो उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और बाइंग पावर फ्रॉम बोस्टू पावर प्रोजेक्ट, भूटान ये भी चाहता है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से, जो बोस्टू पावर प्रोजेक्ट है उससे जो पावर है उसको भूटान से इंपोर्ट करे, ठीक है, हाइड्रो पावर। तो यही था। और ये भी है कि इसमें ये भी कहा है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब इंडिया को और कौन कौन से सेक्टर्स में भूटान को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें ये भी कि जैसे फ्यूचर पार्टनरशिप है वो स्पेस रिसर्च है, साथ में स्किलिंग है ना, फिर स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स है उसमें जो इंडिया है वो सपोर्ट कर सकता है। स्टेम एजुकेशन है, स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये वाली जो एजुकेशन है इसमें भूटान को स्पेशली इंडिया सपोर्ट कर सकता है क्योंकि इंडिया इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में। तो इसमें अगर भूटान को इंडिया सपोर्ट करता है तो इंडिया एज ए सॉफ्ट स्किल, मतलब एक सॉफ्ट पावर के रूप में काफ़ी मतलब इसमें भूटान को हेल्प कर सकता है। और आज के टाइम पे भूटान में क्या है कि जो यूथ है उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 21% तक यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है भूटान में। तो अगर इंडिया स्पेशली इन सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है तो इससे भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जो डोकलाम को लेके चाइना एक
काफ़ी एक हम कह सकते हैं अच्छी पैकेज डील ऑफर कर रहा है डोकलाम को। और बेसिकली इस डील में क्या क्या बात की गई है, इस डील में चाइना ऑफर कर रहा है कि ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स टू अट्रैक्ट भूटानीज, जैसे ट्रेड हो गया, मॉडर्न सिटीज़ हो गई, स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है भूटानीज यूथ को, जो भूटान के यूथ हैं आज के टाइम पे। और आप देख सकते हो उसमें 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। तो अगर मॉडर्न सिटीज़, ट्रेड, स्कॉलरशिप, इनसे अगर चाइना उसको अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं भूटान और इंडिया की रिलेशनशिप है, जो न्यू जनरेशन है भूटान की, वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगी। तो इसीलिए इंडिया को भी इस सेक्टर में भूटान में स्पेशली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इसमें भूटान के साथ में आप जानते होंगे स्ट्रेटेजिक जो है वो इंटरेस्ट है, बेसिकली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो वाला इंटरेस्ट है। और अब तक इंडिया ने भूटान को बहुत सपोर्ट किया है, तो और इस क्षेत्र में सपोर्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक बिग ब्रदर वाली जो इमेज है उससे इंडिया को बचना चाहिए, जो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम कहा जाता है ना, जैसे साउथ एशियन नेशंस जो भी हैं उसमें इंडिया कभी कभी बिग ब्रदर वाली उसकी इमेज दिखती है, तो वो चीज़ से भी इंडिया को बचना चाहिए। ठीक है, और यही था ये बेसिकली आर्टिकल। इन दोनों आर्टिकल्स में इन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई थी, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा पहले मैं ऑलरेडी इसे कवर कर चुकी हूँ, जो चाइना, भूटान और उससे क्या इंडिया पे अफेक्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ें, तो आप पहले वाले न्यूज़ आर्टिकल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जैसे द हिंदू है उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्मेट में कुछ डेली क्विज भी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वन लाइनर नहीं होते, जैसे 3-4 स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट आ जाते हैं, यूपीएससी में भी आ जाते हैं, आरएस में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े साइंस से रिलेटेड बेसिक कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो अब जैसे इसमें एक तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो लिख दिया है कि जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, आपने जैसे पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल है ना, तो उसमें SDPF ये ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मैं एक पीरियोडिक टेबल की फ़ोटो इसमें नहीं है तो इसमें एलिमेंट्स रहते हैं ना, इधर एलिमेंट्स रहते हैं, नीचे 2 सीरीज़ होती है, एक होती है लेंथेनम सीरीज़ और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज़, है ना। तो ये जो 15 एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे वाले होते हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिनाइड्स हैं ये बेसिकली 15 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेटालिक एलिमेंट्स ये काफ़ी रेडियो एक्टिव होते हैं, और सारी ये मेटालिक एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव और थोड़े अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए इसमें ये स्टेटमेंट था कि ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एंड दे रिलीज एनर्जी। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल होते हैं, तो जब भी डिके होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर थोरियम जो है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एक्टिनाइड है, मतलब जैसे ये सीरीज होती है ना उसमें पहला हो गया, फिर सेकंड जो है वो थोरियम ही होता है। और वैसे भी देखो तो थोरियम जो है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट, जैसे जहाँ पे भी एक्टिनाइड्स जो मेटल्स हैं वो मिलते हैं, तो एलिमेंट्स ये जहाँ पे भी मिलते हैं उसमें थोरियम मोस्ट एबंडेंट है सेकंड नंबर पे। फिर जो बैकरल है वो एसआई यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, क्योंकि हेनरी बैकरल ने ही इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर ही, मतलब हेनरी बैकरल के नाम पर ही जो बैकरल है वो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो यही था। और एक इसमें चीज़ थी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनकी एज जो है उसको पता लगाने के लिए कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। ये एक मतलब हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड पॉइंट था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके अलावा ये जैसे फैक्ट हैं, ये जैसे फैक्ट्स वाले उसमें आते हैं कि तो ये जो इस तरीके के जो फैक्ट आते हैं वो आप बेसिकली अपने ऐसे में लिख सकते हैं या जीएस के पेपर में लिख सकते हैं, स्पेशली जीएस 3 में जो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं ना उसमें। तो देखिए जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और वो क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो, और ये पर ईयर $2 बिलियन सेव करते हैं लोगों का। कैसे? क्योंकि ये जितना भी पोल्यूशन होते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्बिंग पोल्यूशन,
और लोगों का जो हार्ट है और लंग डिजीज़ है उनसे लोगों को सेव करते हैं। तो जो हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है एवरी ईयर, तो $2 बिलियन को ये एवरी ईयर सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अभी मतलब एक रिसर्च हुआ था उसमें ये बताया था। तो इस तरीके के फैक्ट भी आप लिखते हैं तो इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और ये थोड़ा हम कह सकते हैं थोड़े अलग फैक्ट्स दिखते हैं। तो अमेज़ॉन फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में, इकोलॉजिकल सर्विसेज में, वही था ये पर्टिकुलर आर्टिकल। तो आई होप सो आपको ये सारे आर्टिकल्स अच्छे लग रहे होंगे, और मैं जो इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको बताती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स एज वेल, एंड थैंक यू।